हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि अपने जो 5 सेंसरी ऑर्गन है उसमें से सबसे लास्ट में कौन सी सेंसरी ऑर्गन डाई करती है, तो उसका आंसर है ईयर। आज मैं बताऊंगी आई डोनेशन के बारे में और आई ग्राफ्टिंग के बारे में। आई कैसे डोनेट करते हैं, कब करते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है, आई के कौन से पार्ट को डोनेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं हम आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, खासकर उनके लिए जिनकी आइज़ में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है। तो मैं बताऊंगी कि आपको ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए और डॉक्टर कौन से टेस्ट एडवाइस करते हैं, फिर उसके प्रिकॉशन के लिए आपको कौन सी लेंस यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहली चीज़ जानने की ये है कि हमारे जो आइज़ में जो वाइट पार्ट दिखता है हमारे आँख के अंदर, वो होता है स्क्लेरा पार्ट। और जैसे ही वाइट पार्ट से आगे आते हैं, यानी कि जो हमारा आई बॉल होता है उस पर हम जब आते हैं तो उस पर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। और किसी भी ह्यूमन के आई को अगर डोनेट करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को ही रिमूव किया जाता है, क्योंकि कॉर्निया ही प्रिजर्व करके रखते हैं और कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, पूरी आई को डोनेट नहीं किया जाता है। कॉर्निया जो है वो 5 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है एपिथेलियम, सेकेंड होता है बाउंस लेयर, थर्ड होता है स्ट्रोमा, फोर्थ होता है डिसिमेट मेम्ब्रेन एंड फिफ्थ होता है एंडोथेलियम। ये सारे कॉर्निया के पार्ट होते हैं। और एक चीज़ इसमें जानने की ये है कि हमारी कॉर्निया पार्ट में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, तो इसलिए ब्लड वेसल्स नहीं होने की वजह से हमारी जो कॉर्निया पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होता। तो फिर एक क्वेश्चन है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई कौन करता है हमारी कॉर्निया पार्ट को। हमारी कॉर्निया पार्ट को न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है हमारी टीयर से, यानी कि जब कोई भी पर्सन वो अगर रोता है या उसके टीयर का फॉर्मेशन हो रहा है, टीयर सिक्रीट हो रहा है उसकी आंखों से, तो वो टीयर ही है जो कॉर्निया को और आइरिस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारी आइज की कॉर्निया पार्ट में और आइरिस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ना ही कोई ब्लड वेसल्स होते हैं और ना ही कोई नर्व वेसल्स होते हैं। कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड होता है अपने आई को डोनेट करने के लिए, वो अपने फैमिली मेंबर में अगर वो पहले से बोल चुका होता है कि वो अपना आई डोनेट करना चाहता है, तो उसमें होता ये है कि अगर कोई पर्सन है वो डेथ कर गया तो विदिन 6 आवर में हमें जो नियरेस्ट आई बैंक है वहाँ पे हमें कॉल करना होता है और वहाँ से डॉक्टर आते हैं और आई के कॉर्निया पार्ट को रिमूव करते हैं और उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन के डेड बॉडी से 6 आवर से ज़्यादा हो गया है तो उसकी कॉर्निया हमारी किसी काम की नहीं होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि 6 आवर के अंदर ही हमें वाले पर्सन का कॉर्निया पार्ट प्रिजर्व करने के लिए मिल जाए, क्योंकि वही डोनेशन के लिए यूजफुल होता है, अदरवाइज वो कोई यूज़ का नहीं है। कॉर्निया पार्ट को 14 डेज तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है आई बैंक में, वो भी 14 डेज के बाद किसी काम का नहीं होता है कॉर्निया, अगर उसका यूज़ नहीं किया जाए तो। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कॉर्निया को रखा जाता है। तो ये तो बात थी कुछ ग्राफ्टिंग को लेकर के। अब एक चीज़ इसमें यह है जानने की, अगर कोई भी फैमिली मेंबर में जो आई डोनेट करना चाहता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको पहले से एजुकेट किया जाता है कि आपको उसकी आई जो है उसे कवर करना है और उसे गीला कॉटन उसकी आंखों पे रख देना है। तो जब तक आई बैंक से डॉक्टर आएंगे, कॉर्निया को रिमूव करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तब तक ये जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, वेट कॉटन को उसकी आइज़ के ऊपर रख देते हैं। तो इससे कॉर्निया जो है वो कहीं ना कहीं सेफ रहता है विदिन 6 आवर तक। अब बात करते हैं कि क्या साइन सिम्टम होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। किसी भी पर्सन के अंदर अगर कॉर्निया की ग्राफ्टिंग हुई है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं अगर कॉर्निया उसके अंदर रिजेक्शन हो जाए तो। पहला साइन होता है रेडनेस, आंखों में रेडनेस देखने को मिलेगा। एंड सेकंड सिम्टम होता है स्वेलिंग देखने को मिलेगा। थर्ड सिम्टम होता है डिक्रीज विजन, कुछ देखने में भी प्रॉब्लम आएगी। एंड फोर्थ साइन एंड सिम्टम होता है वो होता है पेन। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी ड्यूटी में है और वहाँ पे कोई ऐसा डेड बॉडी मिलता है आपको जिसमें कोई पल्स नहीं है, रिस्पायरेशन नहीं है, पर आपको ये पता करना है कि कब डेथ हुआ या कितने टाइम का डेथ है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी भी ऐसे पर्सन के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी आई को ओपन करते हैं और टॉर्च जलाते हैं उसके प्यूपिल के डायलेशन को देखने के लिए। तो फिक्स एंड डायलेटेड प्यूपिल इमीडिएट डेथ को इंडिकेट करता है। अब मैं एक टर्म एक्सप्लेन करूंगी जो है एनिसोकोरिया। एनिसोकोरिया क्या होता है? अनइक्वल प्यूपिल साइज वी कैन से एनिसोकोरिया। एनिसोकोरिया 2 टाइप का होता है, यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन एंड बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन। ये जो आप इमेज देख पा रहे हो इस वक्त, अगर किसी भी पर्सन में यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन है, मतलब कि सिर्फ एक साइड का जो प्यूपिल है या तो वो लेफ्ट हो सकता है या तो वो राइट हो सकता है, कोई भी एक प्यूपिल जो है वो डायलेट कर चुका है। मैं प्यूपिल बताना चाहूँगी कि हमारी आइज़ के अंदर एक गोला सा ब्लैक कलर का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल,
ठीक है। और उसके साइड में जो कलरफुल पार्ट होता है, किसी में वो ग्रे कलर होता है, किसी में ब्राउन कलर होता है, किसी में ब्लैक कलर होता है, किसी में ब्लू कलर भी होता है, जिसे हम कहते हैं कि आंखों का कलर है। वो जो कलरिंग पार्ट होता है आइज का, उसे हम बोलते हैं आइरिस, और जो वाइट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। तो कभी भी किसी पर्सन में अगर वन साइड प्यूपिल डायलेशन है, यानी कि केवल लेफ्ट आई का प्यूपिल डायलेट है बट राइट आई का जो प्यूपिल है वो डायलेट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन, जैसा आप इस वक्त इमेज में देख पा रहे हो। इस टाइप के इमेज में एक साइड की प्यूपिल डायलेट है एंड लेफ्ट साइड की प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट है। ऐसी कंडीशन में हमें यह अंदाजा लग जाता है कि पेशेंट का थर्ड क्रैनियल नर्व जो है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, वो डैमेज है। इसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन है बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन। ये भी आप इमेज देख पा रहे हो। बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन में आंखों के अंदर जो प्यूपिल पार्ट है, लेफ्ट आई का प्यूपिल पार्ट एंड राइट आई का प्यूपिल पार्ट, दोनों ही प्यूपिल डायलेटेड है। या पेशेंट के अंदर बार्बिटूरेट एट्रोपिन का लेवल ज़्यादा हो गया है, या सेंट्रल हर्निएशन हो गया है, या कोकेन इनटेक ज़्यादा हो गया है। ये सारी कंडीशन जो है वो कॉज करती हैं बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन। आई के अंदर का एक इनर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिना। जब हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज जो है वो हमारे रेटिना पे बनता है, यानी वो लाइट जो है वो हमारे लेंस पे होके डायरेक्ट रेटिना पे जाता है। तो रेटिना, ये इनर मोस्ट लेयर होता है, ये हमारी आंख का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। रेटिना के अंदर 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। पहला फोटो रिसेप्टर होता है रॉड्स फोटो रिसेप्टर एंड सेकेंड होता है कॉन्स फोटो रिसेप्टर। रॉड फोटो रिसेप्टर का काम होता है अंधेरे में किसी भी चीज़ को परसीव करना, एंड सेकंड कॉन फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है कलरफुल या ब्राइट लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करना। सड़क पे रात में अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ पे किसी भी वजह से अगर हमारी गाड़ी का लाइट नहीं जल रहा है या सामने कोई सड़क पे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम ड्राइविंग कर पाते हैं तो उसमें कौन सी हमारी फोटो रिसेप्टर वर्क करती है, वो होती है रॉड फोटो रिसेप्टर। वहाँ पे रॉड सेल काम करते हैं। और कभी भी अगर हम बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाले एरिया में हैं, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर हमें कोई देखने में हेल्प करता है, होता है कॉन्स फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हमें अंधेरे में देखने के लिए हेल्प करता है और एक हमें लाइट में देखने के लिए हेल्प करता है। इसमें एक चीज़ मैं ये भी समझाना चाहूँगी कि कभी भी अगर आप धूप से किसी अंधेरी वाली जगह आते हो, यानी कि जहाँ धूप नहीं है वहाँ आते हो, तो वो जो अंधेरे में देखने के लिए जो एक टाइम लगता है ना, वही होता है कि कौन सेल से रॉड सेल में चेंज होना और रॉड सेल से कौन सेल में चेंज होने का काम होता है। जब हम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के अंदर आते हैं तो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है उस पर बहुत ज़्यादा लाइट ना पड़े, प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब अपने आप को बहुत एक छोटे से डायमीटर में कर लेती है, जिसकी वजह से कम लाइट हमारी रेटिना तक पहुँचे, हमारी आंख के पीछे रेटिना तक पहुँचे। ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट है और इसे इनर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं, एंटीरियर इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं। तो इस वजह से हमारी प्यूपिल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ऐसा तो होता है लाइट के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में होते हैं। सेम इसका अपोजिट होता है डिम लाइट में। अगर हम कभी डिम लाइट के अंदर है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए हमारी प्यूपिल ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है। और डायलेट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा डिम लाइट में भी जो लाइट है वो हमारी लेंस के ऊपर जाए और लेंस हमारा क्या करे, उस इमेज को हमारी रेटिना तक पहुँचाए। तो ये प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना और प्यूपिल का डायलेट होना एक डिफेंस भी प्रोवाइड करता है हमारी आइज के लिए, रॉड सेल एंड कॉन सेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी देख लेते हैं रॉड सेल और कॉन सेल के लिए। अगर हमसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट फोटो रिसेप्टर कौन से होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फोटो रिसेप्टर कौन सा है, कौन सेल है या रॉड सेल है, तो वहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए रॉड सेल। ठीक है, रॉड सेल जो होते हैं वो 80 मिलियन पाए जाते हैं, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 80 मिलियन पाए जाते हैं। आप सोच सकते हो कि मोस्ट अबंडेंट रॉड सेल या रॉड फोटो रिसेप्टर रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कौन सेल की, जहाँ हमारी सिर्फ एक आंख में 80 मिलियन रॉड सेल पाए जाते थे, वहीं हमारे एक आंख में 10 मिलियन कौन सेल पाए जाते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट फोटो रिसेप्टर कौन हुआ, रॉड सेल हुआ। एक टर्म मैं और शेयर करना चाहूँगी जो कि एग्जाम बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज़ पेरला। कभी भी हम अगर प्यूपिल का नॉर्मल असेसमेंट फाइंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं पेरला। पेरला का मतलब होता है, इसके फुल फॉर्म में हम अगर आए तो पी का मतलब होता है प्यूपिल, ई का मतलब होता है इक्वल, सिंगल आर का मतलब होता है राउंड एंड सेकेंड आर का मतलब होता है रिएक्टिव एंड एल का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब होता है अकोमोडेशन। अगर कभी भी हमें नॉर्मल प्यूपिल असेसमेंट फाइंडिंग होता है तो उसे हम टर्म देते हैं पेरला। कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा भी हमारे आई का एक पार्ट है जो कि थिन ट्रांसप्लांट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये आई को फ्रंट से एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के रूप में घेरी हुई होती है जिसे हम बोलते हैं कंजक्टिवा। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट होता है कि हमारी आई बॉल को एक ही जगह स्थिर रखने के लिए आई के साइड में एक लिगामेंट पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट।
ये सस्पेंसरी लिगामेंट हमारी आई को एक जगह बनाए रखने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं, इसे ही हम नाम देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। अब जानते हैं लेंस क्या होता है। लेंस क्या करता है, लेंस किसी भी लाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है उसे हमारे रेटिना तक लेकर जाता है और उसका एक इमेज हमारे रेटिना को देता है, जिसे हम देख पाते हैं या परसीव कर पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे अहम रोल प्ले करता है कौन, लेंस। अब बात करते हैं हम टेस्ट ऑफ विजन की, मतलब हमारा विजन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है स्नेलन चार्ट। तो आप सभी ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने किया भी होगा, जब वो स्पेक्स बनवाने के लिए डॉक्टर के पास गए होंगे तो स्नेलन चार्ट सभी ने देखा होगा। ये होता है स्नेलन चार्ट, जो आप ऐसे देख पा रहे हो। ये हम विजन को नॉर्मल है या नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए ऐसे चार्ट का यूज करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी सबसे पहले खोज कब हुई थी, 1862 में इसकी खोज हुई थी। इसमें क्लाइंट को 20 फीट की दूरी पे रखा जाता है। राइट आई को हम क्लोज करते हैं, लेफ्ट आई से देखते हैं, एंड देन लेफ्ट आई को क्लोज करते हैं, राइट आई से देखते हैं। इसमें कुछ लेटर लिखे होते हैं, क्लाइंट होता है उसको पढ़ के बताना होता है वो सही है या गलत है। ग्रीन लाइन जो दिख रही है वहां तक अगर कोई क्लाइंट पढ़ लेता है और बिल्कुल सही पढ़ता है तो डॉक्टर उसे 20/20 या 6/6 नंबर देते हैं। ऐसे ही एक टेस्ट और होता है जिसका नाम है जिगर चार्ट। जिगर चार्ट भी आप देख पा रहे हो, जो यूज होता है नियर विजन को देखने के लिए। मतलब इसमें जो क्लाइंट है वो 16 इंच दूर होता है और इस चार्ट को पढ़ता है। मतलब कहाँ हम स्नेलन चार्ट में हम पेशेंट को 20 फीट की दूरी पे रख रहे थे और जिगर चार्ट में हम 16 इंच की दूरी पे रखते हैं और नियर विजन को चेक किया जाता है। इसी आरा चार्ट क्या होता है, इसी आरा चार्ट इस तरीके का है, जैसे ये कुछ पॉइंट बने हुए होंगे। इसे 3 सेकंड के अंदर क्लाइंट को बताना होता है कि इसके अंदर क्या नंबर लिखा है। अगर उसने 3 सेकंड के अंदर बता दिया तो मतलब उसका विजन नॉर्मल है, अदरवाइज एबनॉर्मल है। एक टेस्ट होता है टोनोमेट्री। ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को नापने की एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं टोनोमेट्री। अर्ली मॉर्निंग टोनोमेट्री से टेस्ट करना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज हमारा जो आईबॉल होता है वो तब तक मूवमेंट करने के लिए रेडी होता है मॉर्निंग टाइम में, तो उस टाइम पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को नापना बेटर होता है। और जिस डिवाइस से हम नापते हैं उसे हम बोलते हैं टोनोमेट्री, जो आप इस वक्त देख पा रहे हो ऐसा होता है टोनोमेट्री। ये जो आप इमेज देख रहे हो, बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं लड़की के फेस के ऊपर, आईज के सराउंडिंग। ये क्या करता है और ये क्यों किया जाता है ऐसा टेस्ट? इस टेस्ट का नाम है ENG, इलेक्ट्रो निस्टैग्मोग्राफी। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है कि निस्टैग्मस इनवॉलेंट्री मोमेंट ऑफ आई, मतलब इनवॉलेंट्री मोमेंट ऑफ आई को एक ग्राफ पे रिकॉर्ड किया जाता है और इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी, ENG। इसके कुछ इंटरवेंशन होते हैं, जैसे कि पेशेंट को 3 आवर्स तक NPO रखा जाता है। इसमें पेशेंट को कैफीन वाली चीज़ें अवॉइड करनी होती है। 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स तक पहले, टेस्ट के पहले से उसे अवॉइड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने जान लिया कि आई ग्राफ्टिंग कैसे होता है और क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है जब किसी पर्सन को आई डोनेट करना हुआ। तो हमारे आई के लिए क्या क्या असेसमेंट होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हमारे आई के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे आइरिस, लेंस, रेटिना एंड स्क्लेरा पार्ट, ये सारे हमने इसमें देख लिया। अब आगे आने वाले टॉपिक में मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डिजीज़ होते हैं हमारे आई के अंदर। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।